हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? डिस्टॉर्शन का स्टडी किया था कि किस में स्लाइट डिस्टॉर्शन होगा, किस में स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, वो सब डी ऑर्बिटल्स में। ओके, अगर किसी को उसमें कुछ डाउट से कुछ नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, so in this lecture what we are going to study is tetragonal elongation and tetragonal compression. Okay, मैंने आइडिया दे दिया है इलोंगेशन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है। जिसमें डिस्टॉर्शन होगा उसमें ही इलोंगेशन और कंप्रेशन की बात आएगी। ओके, सो नाउ tetragonal elongation. In octahedral field the d orbital splits into T2g and EG sets of orbitals. Okay, so in डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरह से? T2g एंड EG. EG orbitals are axial orbitals. It means that they approach directly on the ligand path and hence most destabilize in the octahedral field. ये बता रहे हैं कि EG orbitals जो है वो एक्सिस पर आते हैं, एक्सिस पर उसकी लोब्स लाई करती है, एक्सियल ऑर्बिटल्स है, इसलिए दे अप्रोच लिगेंड डायरेक्टली लिगेंड के साथ टच में आते हैं और इसके लिए वो मोस्ट डिस्टेबिलाइज हो जाते हैं। जबकि जो T2g ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं? इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, और इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, इसकी वजह से उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन लिगेंड के लोब्स के साथ नहीं होता है और वो कंपैरेटिवली स्टेबिलाइज होते हैं। Whenever EG sets of orbitals dx square y square and dz square are unsymmetrically filled, the distortion occurs in the octahedral complexes. जो जैसे मैंने आगे के वीडियो में बताया है कि अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं, हमने कंडीशंस भी देखी है कब अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं, उसकी कंडीशंस टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों में हमने देख ली है। सो अगर जब भी कोई हमारे पास EG सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स है उसमें अनसिमेट्रिकली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब दो कंडीशन आएगी, या तो टेट्रागोनल इलोंगेशन होगा या फिर टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा। ओके, सो नाउ फॉर पहले देख लेते हैं इलोंगेशन की कंडीशन क्या है। देयर आर 4 अरेंजमेंट्स इन विच द EG ऑर्बिटल्स आर अनसिमेट्रिकली फिल्ड। 4 ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे EG ऑर्बिटल्स है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते होंगे। जैसे कि EG का पहले देखते हैं, EG में 2 ऑर्बिटल्स होती है, dx square y square and dz square. dx square y square orbital contain 1 more electron than dz square orbital. पहली कंडीशन क्या है कि जो dx square y square है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा dz square से, और ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब हमारे पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? दिस वे, अगर ये 2 ऑर्बिटल्स है हमारे पास dx square डैश y square एंड ये dz square, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये कंडीशन होती है क्या? dx square y square 1, यहाँ पे 1 है, जो यहाँ पे मिस्टेक है 2 वो निकाल देना, dx square y square 1 एंड dz square 0। इसका मतलब क्या हुआ कि dx square y square के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है dz square से। ओके, और दूसरी कंडीशन कैसी आएगी? अगर dx square y square के पास और ये dz square है तो उसके पास अगर ऐसे है 3 इलेक्ट्रॉन है पर उसमें देखो dx square y square के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है। दैट मीन्स dx square y square 2 एंड dz square 1। इसमें भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन dz square से ज्यादा होगा dx square y square के पास। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यह है कि dz square के पास एक इलेक्ट्रॉन dx square y square से ज्यादा होगा। dz square orbital contains 1 more electron than dx square and y square. अब ऐसी कंडीशन कब आ सकती है? जब dz square के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, दैट मीन्स dx square y square खाली हो और dz square में एक इलेक्ट्रॉन हो, तब ये पहली कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन कैसी होगी? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? dz square के पास ज्यादा होगा। दिस विल बी दी सेकेंड कंडीशन। ओके, सो 4 पॉसिबिलिटीज होगी जहां पे
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या फिर डी जेड स्क्वायर के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और ये कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमें टेट्रागोनल इलोंगेशन और टेट्रागोनल कंप्रेशन मिलेगा। अगर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट मीन्स दिस कंडीशन, तो इसमें होगा इलोंगेशन। और अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन किसका होगा? डी जेड स्क्वायर का, डी जेड स्क्वायर का। इलोंगेशन किसका होगा? डी जेड स्क्वायर का। दोनों टर्म्स रिलेटेड कौन किसके साथ रिलेटेड है? डी जेड स्क्वायर के साथ ही रिलेटेड है। When dz square orbital contains one more electron, it means extra electrons than dx square y square orbital। यानी कि सेकेंड कंडीशन जहाँ पे dz square में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा dx square y square में। In this condition, significant repulsion occurs in z and minus z axis rather than x, y, minus x and minus y direction। तो z ऑर्बिटल पे अगर होगा और z में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो रिपल्जन भी उसमें ज्यादा होगा। इट मीन्स इलोंगेशन टेक्स प्लेस अलोंग दी z एक्सिस, और उसकी वजह से क्या होगा? इलोंगेशन हो जाएगा। इलोंगेशन मानी रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देन 2 bonds आर लॉन्गर एंड 4 bonds आर शॉर्टर। 4 bonds शॉर्टर, ये 4 जो हो गए वो क्या हो गए? छोटे हो जाएगा, और ये 2 bonds है वो लंबे हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स बढ़ना यानी मोटा होना थोड़ा। तो ये दोनों बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे और ये 4 बॉन्ड्स है वो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन। इन दिस सिचुएशन इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टेक्स प्लेस, और ऐसी कंडीशन में इलोंगेशन होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कंप्रेशन की। When dx square y square orbital contain one more extra electron, there is a greater repulsion in x, y, minus x and minus y direction than z and minus z direction। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि dx square y square में क्या होता है? x से रिपल्जन होगा, y से भी रिपल्जन होगा, माइनस x से भी रिपल्जन होगा और माइनस y से भी रिपल्जन होगा। चारों साइड से रिपल्जन होगा, इसीलिए जो एनर्जी है उसकी वो बहुत बढ़ जाएगी। ओके और ऐसी कंडीशन कब आती है? जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा डी जेड स्क्वायर से। तो कंडीशन विल बी, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 1 एंड डी जेड स्क्वायर 0, और दूसरी कंडीशन है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 एंड डी जेड स्क्वायर 1। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? टेट्रागोनल कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन क्यों होगा? क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी और ये 4 बॉन्ड्स है वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि जो इलोंगेशन और कंप्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है? डी जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ। अगर ये बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं तो डी जेड स्क्वायर इलोंगेशन, और ये जो अगर कम हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो उसमें उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। ओके सो क्या हुआ यहाँ पे? ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगैंड इन द x, y and minus x and minus y direction, greater takes place, 4 bonds are longer and 2 bonds are shorter। greater repulsion takes place, वहाँ पे repulsion लिखना, greater repulsion takes place and hence 4 bonds are longer and 2 bonds are shorter। इसकी वजह से क्या होगा? जो 4 बॉन्ड्स है वो लंबे हो जाएंगे और ये दोनों जो बॉन्ड्स है वो शॉर्ट हो जाएंगे, और उसी को बोलते हैं हम कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल। ओके सो कंप्रेशन और इलोंगेशन दोनों किसके रिस्पेक्ट में है? डी जेड स्क्वायर, मानी कि ये दोनों के रिस्पेक्ट में है। अगर ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं इलोंगेशन, अगर ये कम हो जाती है तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। 4 बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये 4 बॉन्ड इसमें क्या होंगे? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और यह इसमें क्या होगा? आगे वाले में जो 4 बॉन्ड्स है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके सो नाउ द क्वेश्चन इज,
Tetragonal elongation is more general than tetragonal compression in octahedral complexes. Explain. अब जनरली ऐसा होता है कि टेट्रागोनल इलोंगेशन ही ज्यादातर रहता है और कंप्रेशन कम होता है। ऐसा क्यों होता है उसका आंसर हमें देना है। इलोंगेशन मीन्स डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स कंटेन वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। जो हमने कंडीशन पढ़ी वो कि डी जेड स्क्वायर में अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो उसको हम बोलेंगे क्या, इलोंगेशन की कंडीशन। और कंप्रेशन मीन्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन्स वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और कंप्रेशन में क्या होगा, जो भी हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा डी जेड स्क्वायर से। द लोब्स ऑफ डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल लाई अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स की लोब होती है वो कहाँ पे होती है, जेड एक्सिस पे लाई करती होगी। वेयर अप्रोच ऑफ टू लिगेंड्स आर पॉसिबल। टू लिगेंड्स वहां से अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से दो लिगेंड अप्रोच कर सकते हैं। जनरल ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूं मैं। While lobes of the x square y square orbital lie on the x and y axis, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लोब्स कहाँ पे लाई करते होंगे, x और y एक्सिस पे। With the approach of 4 ligands is possible, और इसकी वजह से 4 लिगेंड उसको अप्रोच कर सकते हैं, x, y, -x और -y। चारों डायरेक्शन में से उसको लिगेंड अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। इसमें 2 ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो एनर्जी थोड़ी कम होगी, पर इसमें चारों डायरेक्शन से लिगेंड अप्रोच करते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती। और कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो वही प्रिफर करते हैं कि उसकी एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इसीलिए डी जेड स्क्वायर पर जो होगा हमारा जो इलोंगेशन होता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर पर 2 ही लिगेंड अप्रोच कर सकते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है इसलिए। और यही इसका रीजन है कि इलोंगेशन है वो जनरली प्रिफर करता है, कंप्रेशन नहीं करता है। हेंस देयर इज ग्रेटर रिपल्जन इन केस ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल विद द लिगेंड देन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होगा, रिपल्जन भी ज्यादा होगा। दस इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिमेन इन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल रादर देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि वो डी जेड स्क्वायर में ही रहे, ताकि रिपल्शन भी कम हो, एनर्जी भी बहुत ज्यादा ना बढ़े और स्टेबिलिटी भी उसको मिल जाए। हेंस इन मोर जनरल केसेस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स कंटेन वन मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। Thus elongation is more general than compression, और इसी वजह से elongation है वो more general रहता है compression से। Now explain the structure of hexafluorochromium 2 complex। hexafluorochromium 2 complex को explain करने को बोला है हमें। hexafluoro means 6 fluorine ligands surrounded by 6 fluorine ligands surrounded to chromium and the oxidation state will be 2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 कहाँ से, ये -6 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -4 + 6, x इज इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स क्रोमियम इज इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हेक्साफ्लोरोक्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स हैव D4 सिस्टम। ठीक है, क्रोमियम 2+ आया, Cr+2। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है क्रोमियम की, 3d5 4s1। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो क्या आएगी, D4 सिस्टम आएगी। सो दैट मीन्स हेक्साफ्लोरोक्रोमियम 2 कॉम्प्लेक्स है D4 सिस्टम। फ्लोरीन इज वीक लिगेंड। फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं कर सकता है। एंड हेंस सच लिगेंड डू नॉट स्प्लिट d ऑर्बिटल्स मोस्ट इफेक्टिवली एंड हेंस द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसकी वजह से क्या होगा जी, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर है हमारे पास, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D4 सिस्टम है, तो फिर क्या होगा, 1 ये D है, ये बीच में बेरी सेंटर है, 1
2 3, ये क्या है T2G है, ये Eg है। D4 माने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा C। इलेक्ट्रॉन्स एक तो एसिमेट्रिकली फील्ड है, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, प्लस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर होता है, Eg में होता है। और Eg में अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है। और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है, जो मैंने आगे पढ़ाया है आपको, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, उसकी वजह से क्या होगा, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन होगी। और जनरली हमने पढ़ा कि अगर जो ऐसी कंडीशन आती है इलोंगेशन और कंप्रेशन की, तो उसमें क्या होता है, जनरली इलोंगेशन ही प्रिफर करते हैं कॉम्प्लेक्स। इसीलिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो टेट्रागोनली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, और यही सब इसमें पढ़ाया है। फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड एंड सच लिगेंड्स डू नॉट स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स मोस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, स्प्लिटिंग होता है पर उतना इफेक्टिवली नहीं होता है, एंड हेंस द फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आउटर 4d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन स्कीम। ये मैंने आगे पढ़ाया है आपको कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, यानी कि आउटर 4d ऑर्बिटल्स यूज होगी, और इसी वजह से सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, फॉर D4 सिस्टम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G3Eg1, T2G3Eg1, यहाँ पे T2G3Eg1 फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। Eg ऑर्बिटल्स इज अनसिमेट्रिकली फील्ड। जैसे मैंने आगे बताया है, Eg ऑर्बिटल्स है वो कैसी फील्ड है, एसिमेट्रिकली फील्ड है, देख ही सकते हो आप, देखो एसिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, हियर वन इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल इज टेंड टू रिमेन इन dz² ऑर्बिटल ड्यू टू इट्स हायर स्टेबिलिटी देन dx²y² ऑर्बिटल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में होगा, dz² में। क्यों ऐसा होता है वो हमने आगे पढ़ लिया है, रिपल्शन की वजह से। dz² ऑर्बिटल हैज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देन dx²y² ऑर्बिटल। और अगर dz² में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है dx²y² से, तो क्या होगा, विच लीड्स टू इलोंगेशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और इसी वजह से क्या होगा, टेट्रागोनल इलोंगेशन हो जाएगा। और टेट्रागोनल इलोंगेशन मीन्स क्या होता है, 2 bonds are longer and 4 bonds are shorter. It means that 2 bonds are longer and 4 bonds are shorter. Okay. Now explain the structure of hexaamine cupric 2 ion. Hexaaqua, sorry, not amine. Hexaaqua cupric 2 ion. Hexaaqua means 6 aqua ligands surrounding 2 Cu2+. Okay. अब ये Cu2+ है, इसका चार्ज क्या रहेगा, Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 2+। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड है, उसका चार्ज 0 रहता है। सो x + 0 इज इक्वल टू +2, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। सो Cu2+ ऐसे आता है। हेंस हियर Cu2+ मीन्स D9 सिस्टम। ठीक है, D9 सिस्टम इसमें आएगी। Okay, so the electronic configuration is T2G6Eg3, both for strong as well as the weak field ligand. अब D9 सिस्टम है तो इसमें क्या आएगा, देखो ये T2G Eg, इसमें वीक लो या वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों में क्या होगा, कंडीशन T2G6Eg3 ऐसी ही आएगी। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G6Eg3 बोथ फॉर द स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर द वीक लिगेंड। ये हमने अगर हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर ये वीक फील्ड में हमने ले लिया, ये वीक फील्ड की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं ऐसी स्ट्रॉन्ग फील्ड की बनाऊं तो उसमें भी सेम ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में बनाऊं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये D9 है, 7 8 and 9। देखो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आई, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम ही है। वीक फील्ड लूं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लूं। ओके, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी
same in both the case. The electronic configuration is T2G6 Eg3 for both strong as well as for the weak ligand. Here Eg orbitals are dissymmetrically filled. इसमें भी देख सकते हो क्या कैसी कंडीशन आई, 1 इलेक्ट्रॉन मोर, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डिसिमेट्रिक आई, एसिमेट्रिकली फील्ड है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, Eg में एंटर होता है दोनों में, इसीलिए स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा। और अगर डिस्टॉर्शन होता है तो फिर उसमें क्या बात आती है, इलोंगेशन या कंप्रेशन की, और उसमें भी कैसा होता है, इलोंगेशन है वो ज्यादातर रहता है। There are 2 possibilities for the arrangement of electron in Eg orbital. फिर से 2 possibilities आती है। Eg सेट में क्या होता है, एक तो एक कंडीशन ये है कि dx2y2 में 2 इलेक्ट्रॉन और dz2 में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी क्या आती है, dx2y2 में 1 इलेक्ट्रॉन और dz2 में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें प्रिफर्ड कौन सी होती है, ये वाली मोस्ट प्रिफर्ड होती है। क्यों, क्योंकि dx2y2 में चारों तरफ से लिगेंड्स है वो अप्रोच करते हैं और इसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होती है और कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, इसीलिए। आउट ऑफ द 2 कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 इज प्रिफर्ड। ठीक है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रिफर्ड है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली स्टेइंग इन हायर स्टेबल dz2 ऑर्बिटल। dz2 ऑर्बिटल स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन्स उसी में रहने का प्रेफर करते हैं, एंड हेंस टेट्रागोनल इलोंगेशन अकर्ड, और इसी वजह से इलोंगेशन होगा इसमें भी। ये दोनों एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछेंगे कि ये नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल है, स्पेसिफाई करो। तो फिर आपको ये सब लिखना पड़ेगा कि ये है वो टेट्रागोनली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बिकॉज इसमें क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। कौन सा वाला, JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। और जॉन टेलर और जॉन टेलर वॉट एवर यू स्पीक, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से जो अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा मिलता है, टेट्रागोनली इलोंगेटेड कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। Spectrochemical series is the series in which ligands can be arranged in the order of their increasing splitting power to cause d orbital splitting. So spectrochemical की सीरीज क्या है, जो हमारे पास लिगेंड है उसकी ताकत, जो हम बोलते हैं ना पावर टू स्प्लिट दी डी ऑर्बिटल्स, पावर टू स्प्लिट दी डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स को कितने इफेक्टिवली वो स्प्लिट कर पाते हैं T2G और Eg में, उसके जो पावर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड दैट इज इन द इंक्रीजिंग इन 10dq वैल्यू इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो इसमें आगे से हम स्टार्ट करेंगे पहले से लास्ट तक, पहले वीक लिगेंड फील्ड से लेके हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड तक जाएंगे। ओके, सो I- इज लेस देन ब्रोमीन, इज लेस देन HCN, इज लेस देन क्लोराइड, इज लेस देन नाइट्रो, इज लेस देन फ्लोरीन, इज लेस देन ऑक्जेलेटो, ये ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर है, इज लेस देन OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड, देन इट इज लेस देन वाटर, देन इट्स लेस देन NSC, is less than pyridine, is equal to NH3, is equal to EN means ethylene diamine, is less than NO2 minus, is less than phenanthrene, that this is the structure of phenanthrene, it is less than cyano and it is less than CO. So the most strongest ligand is CO. लेस से ज्यादा कौन स्प्लिटिंग करता है, सबसे कम ये करता है, फिर उससे ज्यादा ये, फिर उससे ज्यादा ये, ऐसे सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है, CO, उसके बाद CN, उसके बाद PHEN। ठीक है, सो ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे कम कौन स्प्लिटिंग करता है, I-, फिर ब्रोमाइड। ओके, सो ये सब लिगेंड्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद रखनी है, कुछ भी हो जाए ये सीरीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे इसी सीरीज के अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा वो डिसाइड होगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है वही नहीं पता होगा, तो फिर आप स्प्लिटिंग कैसे कर पाओगे। और स्प्लिटिंग कर भी लोगे तो आप उसमें
हाई फील्ड आई मीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, उसके मुताबिक तो आप क्या करते हो, पेयरिंग एनर्जी पेयर करते हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट में अपना डालते हो, यानी कि स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है अगर तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और ये सब जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड वाला कंसेप्ट वो सिर्फ 3D मेटल्स होता है उसमें ही अप्लाई करना है। अगर 4D या फिर 5D मेटल्स आ जाए आपके पास तो उसमें आपको स्प्लिटिंग देखना नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, सब में क्या करना है आपको, सब में आपको पेयरिंग ही करवाना है, स्प्लिटिंग नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि 4D और 5D जो है उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा, और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो ये स्प्लिटिंग का जो लेवल है वो इतना हो जाएगा। 3D में अगर इतना होगा तो 4D में उससे ज़्यादा भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ गया, इसीलिए 4D और 5D मेटल्स होती है तो उसमें आपको पेयरिंग ही करवाना है। लिगेंड चाहे जो भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, आपको क्या करवाना है, पेयरिंग ही करवाना है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके पास 3D और 4D की मेटल्स आई और उसमें आपने अगर पेयरिंग नहीं करवाया और सीधा स्प्लिटिंग करके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया तो आपका आंसर गलत होगा, आपकी बोर मैग्नेटन की कैलकुलेशन भी गलत आ सकती है। सो प्लीज कीप इन माइंड। This series shows that the value of delta octahedral or splitting energy in the series is also increased in the same order from left to right. Left to right जो splitting energy है वो भी बढ़ती है। Splitting of d orbitals also vary from metal to metal cation. अब ये splitting है वो metal to metal cation भी बढ़ेगा। The increasing value of 10dq for the metal ion, अब ये increasing value क्या है वो भी देख लेते हैं। Mn2 plus less than nickel 2 plus less than cobalt less than Fe2 plus less than vanadium 2 plus less than Fe3 plus less than Cr3 plus less than V3 plus less than cobalt 3 plus less than Mn4 plus less than rhodium 3 plus less than iridium 3 plus less than rhodium 4 plus less than platinum 4 plus। ये सीरीज भी आपको मेटल कैटायन की याद रखनी है। ठीक है, सो दैट इज स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगा, प्लेटिनियम 4 प्लस, और सबसे कम किस में होगा, Mn2 प्लस में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैग्नीट्यूड ऑफ 10dq वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये 10dq की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, 4 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग किस पे, 10dq यानी स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके 4 फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिगेंड, पहला है नेचर ऑफ लिगेंड। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन उसके भी ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्थ इज स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगी यानी कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ओके, सो द फर्स्ट फैक्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड तक आज हम स्टडी करेंगे कि कैसे 10dq यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी को इफेक्ट करता है। द 10dq वैल्यू इज लार्जर इन केस ऑफ कीलेट आयन देन कॉम्प्लेक्स। ओके, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो किसमें ज्यादा होती है, कीलेट। कीलेट यानी क्या, रिंग बनाता है मेटल और लिगेंड, उसके बीच में अगर रिंग फॉर्मेशन होता है कहीं पे लाइक दिस, अगर मैं इथिलीन डायमाइन ले लूं तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये जो बीच में है वो क्या है, CH2 है, CH2 and H ऐसे, not NH2 this way। ओके, सो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आता है, ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है 1 2 3 4 5 and 6, अगर ये ऐसी रिंग बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम कीलेट। और कीलेट की जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है।
ठीक है, तो यही वो बताना चाहते हैं कि जो किलेट होता है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स से। मल्टीडेंटेड लिगेंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स और किलेट, बट यूनिडेंटेड लिगेंड ओनली फॉर्म्स दी कॉम्प्लेक्स। और ये तो आपको पता ही होगा, आप बीएससी में पढ़ के आए होंगे कि जो मल्टीडेंटेड लिगेंड होते हैं वही किलेट बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स दोनों बनाते हैं, वाइल जो यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड है वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही बनाते होंगे। सो देखो COEDTA2- जो किलेट है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, CuNH3 कॉम्प्लेक्स है उससे। किलेट हैव मोर स्टेबिलिटी देन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू अटैचमेंट थ्रू मोर देन वन पॉइंट। ठीक है, तो किलेट है उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका अटैचमेंट है वो मोर देन वन पॉइंट, ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट पे होगा। देयर इज डिक्रीज इन 10dq वैल्यू इन केस ऑफ बल्की लिगेंड्स। अब 10dq वैल्यू की जो वैल्यू है यानी कि स्प्लिटिंग है वो कम हो जाएगा, किसमें, किलेट में। किलेट में ही बात होगी, किलेट और कॉम्प्लेक्स में पहले क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किलेट की। पर अगर किलेट की कंपैरिजन करें, हम दो किलेट्स लेते हैं तो उसमें जो बल्की किलेट्स होते हैं यानी कि जिसका बल्क ज्यादा होता है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, किससे, नॉर्मल किलेट से। देखो ये क्या है, ये भी किलेट है, ये भी किलेट है, पर यहाँ पे देखो आप मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये बल्क होगा वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और इस बल्कीनेस की वजह से क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो इसकी कम हो जाती है। ओके, सो नॉर्मल है वो मोर स्टेबल है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। नाउ एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या है, द लिगेंड्स विच कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू ईदर ऑफ द टू एटम्स। दोनों साइड से अगर किलेट के मेटल के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बिडेंट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे कि थायोसाइनेटो है, SCN। ओके, थायोसाइनेटो मीन्स N से ये मेटल को अपने लिगेंड देगा, और आइसोथायोसाइनेटो है तो वो S यानी कि सल्फर की साइड से मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। हियर बॉन्डिंग एटम इज रिटन फर्स्ट। बॉन्डिंग जो एटम होता है वो पहले लिखा जाता है, N से नहीं, S से। थायोसाइनेटो है उसमें यहाँ पे मेटल जुड़ेगा, यानी कि सल्फर एटम है वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनेटो है उसमें नाइट्रोजन साइड से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल को। ओके, सेम एग्जांपल है नाइट्रिटो और नाइट्रो। नाइट्रिटो में क्या होगा, ऑक्सीजन के साइड से मेटल लिगेंड है वो मेटल को डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रो में क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे मेटल को, और इसी को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। यानी कि अगर दोनों साइड से कोई भी जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है तो उसे हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिंकेज आइसोमर। ठीक है, लिंकेज आइसोमरिज्म होता है उसमें आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज होता है। It means which atom is coordinated to central metal cation out of the two donor ambident ligands। इसका क्या मतलब होता है कि किस साइड से लिगेंड ने मेटल को जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो दिए हैं वो हमें पता चलता है। देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है थायोसाइनेटो, सेकंड है आइसोथायोसाइनेटो। When the central metal atom ion attached to the donor atom with nitrogen or sulfur, it is decided by spectrochemical series। कौन सी साइड से जो हमारा लिगेंड है उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है वो किससे पता चलेगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। Here NCS- यानी कि आइसोथायोसाइनेटो is later member of the spectrochemical series। Later member of spectrochemical series, NCS has more power to increase 10dq value than SCN and hence nitrogen is linked to central metal cation। ठीक है, और इसकी वजह से नाइट्रोजन एटम है वो लिंक्ड है सेंट्रल मेटल कैटायन से। अब ये क्या बोल रहे हैं, NCS इज द लेटर मेंबर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी बात कर रहे हैं। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी ना, देखो NCS यानी कि कहाँ पे
और HCN कहाँ पे? कैन यू सी? HCN यानी कि थायोसाइनेट है वो कम स्प्लिटिंग करता है और आइसोथायोसाइनेट है वो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है। और अगर जो ज्यादा स्प्लिटिंग करता है उसको हम पहले लेते हैं और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल कैटायन है वो किससे ज्वाइंट है? नाइट्रोजन साइड से ज्वाइंट है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि NCS आइसोथायोसाइनेटो इज लेटर मेंबर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। NCS हैज मोर पावर टू इंक्रीज द 10 वैल्यू। इसके पास ज्यादा पावर है स्प्लिटिंग का देन थायोसाइनेटो एंड हेंस नाइट्रोजन एटम इज लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल कैटायन। और इसकी वजह से नाइट्रोजन है वो लिंक्ड है सेंट्रल मेटल कैटायन से पहले। आई मीन उसके साइड से जो अपना मेटल कैटायन है वो अटैच्ड है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।